वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की स्टडी में फिर स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या बात करेंगे आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं और आपको साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना क्या दे दें कि अब यस की स्टडी ऐप पर, ठीक है, यानी कि यस की स्टडी ऐप पर अब आपकी जो क्लासेस हैं चलाई जा रही हैं तो वहाँ पे 95 प्लस की तैयारी कराई जा रही है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जुड़ना है और अच्छी से अच्छी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आपके सामने लाया गया है। तो आपकी एक्सरसाइज तो कराई ही जा रही है, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करते रहिए। आपका पूरा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न लेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न एक की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो प्रश्न एक है क्या है, आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो कैसे करेंगे इसको हम आपको बताते हैं, अथवा क्या करेंगे देखिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। अथवा देखिए क्या है कि हमारा आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। जो आवेश की गतिशीलता होती है, जो आवेश बढ़ने की जो गति होती है, उससे आप क्या समझते हैं, चलिए उसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए अब इसका उत्तर देखते हैं और क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चलो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन की भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच सके। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाना है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है। एक दिन छोड़ करके एक दिन आप करेंगे तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है और अच्छी तरीके से आपको अगर चीज़ों को समझना है और चीज़ों को अगर करना है तो आपको अच्छी तरीके से क्या करना है कि रिवीजन, जो हमारा रिवीजन होता है, रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, यानी जो किसी आवेश होता है कोई, उसकी गतिशीलता वह अपवाह वेग है, यानी कि वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू बराबर वी अपान ई, ठीक है। क्या होता है? म्यू बराबर वी अपान ई। देखिए इसके मात्रक की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है, ठीक है। इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखना है हमें। तो चलिए देखिए इसमें कैसे करेंगे और अच्छी तरीके से आपको इसका संबंध बताते हैं, ठीक है। तो किसके किसके बीच संबंध लिखना है? अपवाह वेग और धारा घनत्व जे के बीच क्या लिखना है, आपका संबंध लिखना है, ठीक है। देखिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जो होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है, ठीक है। अब जहाँ पर n बराबर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ए क्या है, हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और वी क्या है, अनुगमन वेग है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेश है, ठीक है। तो यहाँ से आपको धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध दिखा, यानी वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या हो रहा है, संबंध दिखा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को पढ़ लेना और अच्छी तरीके से आपको ये सब प्रश्नों को लिख लेना। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं है, तो इसलिए आपको समझने में आसानी होगी और अच्छी तरीके से पढ़ने में भी आसानी होगी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ने पर, ठीक है, यानी कि कोई प्रत्यावर्ती धारा है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, नंबर 3 प्रश्न है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न में कह क्या रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ने पर, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ पर दर्शाइए। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ा दें, बढ़ने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा हम आपको बताते हैं अभी आगे, ठीक है। देखिए आवृत्ति पर प्रेरण प्रतिघात में परिवर्तन नीचे प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो प्रदर्शित किया गया है क्या है,
यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, जो इस तरफ है ये क्या हमारा प्रेरण प्रतिघात है और इस तरफ क्या है हमारी आवृत्ति है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक मिडिल से क्या बनेगी, एक लाइन रेखा बनेगी, ठीक है, जिसको आप लोग को याद कर लेना है। चलिए चौथे प्रश्न को बताते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दृष्टि धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, कारण बताइए। तो देखिए जो डायरेक्ट करंट है हमारी डीसी होती है, डीसी धारा जो होती है यानी डायरेक्ट करंट जो होती है, परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, कारण बताइए। देखिए तो डीसी धारा में हम अगर ट्रांसफार्मर में डीसी धारा का उपयोग कर देते हैं तो क्या होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर में डीसी धारा का उपयोग नहीं करते हैं। किस लिए नहीं करते हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो हमारी दृष्टि धारा होती है, दृष्टि धारा से ट्रांसफार्मर क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अतः अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव उत्पन्न न होने से ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा। अथवा अगर हम किसी ट्रांसफार्मर में अगर एसी की बजाय डीसी उसमें करंट प्रवाहित कर देते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जल जाता है, ठीक है। वो जलता क्यों है, क्योंकि उसमें फ्लक्स उत्पन्न होने लगते हैं। तो फ्लक्स उत्पन्न होने से क्या होता है कि उसमें हीटिंग उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। उस हीटिंग से जो उसकी बाइंडिंग होती है, बॉन्डिंग जल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो उत्पन्न नहीं हो पाता है, वो ट्रांसफार्मर की वायरिंग को जला देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डीसी करंट का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने के लिए प्रतिरोध की अपेक्षा प्रेरकत्व क्यों अधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। देखिए जो हमारा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने के लिए, ठीक, इसका प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाने के लिए प्रतिरोध की अपेक्षा प्रेरकत्व क्यों अधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। तो प्रेरकत्व क्यों अधिक उपयुक्त होता है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे बात क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो संधारित्र होता है, ठीक है, जो हमारा संधारित्र होता है यक्षी जो होता है, यक्षी क्या होता है कि 1/2πfc क्या होता है, 1/2πfc, जहाँ एफ क्या है आवृत्ति है, एफ क्या है हमारा आवृत्ति है, यक्षी क्या है, यक्षी देखिए अगर हम संधारित्र का प्रतिघात निकालते हैं तो क्या होता है 1/2πfc होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एफ क्या है हमारी आवृत्ति है, अतः यक्षी तथा एफ में चित्रानुसार क्या होगा, देखिए इस अनुसार इसमें इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लेंगे, परिवलयाकार कुछ इस तरीके से होगा। तो क्या हो जाएगा, धारती प्रतिघात इधर ऊपर हो जाएगा और ये आवृत्ति इधर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। चलिए आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। तो अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। अब इसकी परिभाषा हमें देना है, तो ठीक है। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, यानी कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। यानी कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। क्या चीज़ है, चलिए हम आपको एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अवतल लेंस, ठीक है, यानी कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, यानी कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, अगर हम अवतल लेंस लेते हैं, कोई अवतल लेंस बनाते हैं जिसमें अवतल लेंस कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई अवतल लेंस है, तो यहाँ पर देखिए इसका मुख्य अक्ष ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष बन गया। तो क्या कर रहा है कि अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, इस पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरण, यानी कि किसी बिंदु को मान लेते हैं यहाँ पे, इसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी कि क्या होता है कि क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आपको तो 7वां प्रश्न बताते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, किसी लेंस के लिए, ठीक है, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। तो यहाँ पर किसी लेंस के लिए अगर न्यूटन का सूत्र देखें तो क्या होता है, x इंटू एक्स डैश बराबर एफ इंटू एफ डैश, ठीक है। तो एक्स डैश क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, ठीक है। यहाँ से क्या है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र लिखे, x इंटू एक्स डैश बराबर एफ इंटू एफ डैश। तो जहाँ पर एक्स डैश क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, ठीक है। और x बराबर क्या है, लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी। एफ बराबर एफ डैश लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी है। जो एफ और एफ डैश है लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी है, और जो एक्स है लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी है, ठीक है। अब देखिए आगे आपको बताते हैं, अगला जो है
किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो इसमें क्या है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो वर्ण विक्षेपण जो क्षमता होती है उसका सूत्र यहाँ पे लिखना है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखकर आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है W, यानी कि W क्या है, NV माइनस NR अपान NY माइनस 1 होता है। ठीक है, तो NV क्या है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक है। जो NV होता है क्या होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है। और जो NR होता है लाल रंग का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, NV क्या है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक, NR क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक, NY क्या है, पीले रंग का अपवर्तनांक। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे। देखिए आपके ऐप पर अब अच्छी तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपकी डिमांड के अनुसार हमने क्लासेस चालू की है, तो आपको वहाँ पर जरूर ज्वाइन होना है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि चैनल पर विजिट करना और अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से क्या करना है कि वहाँ पर आपको जा करके कोर्स को परचेज करना और अपनी 95 प्लस की तैयारी करनी है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो वो ऐसे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। और 9वें प्रश्न की बात करेंगे। देखिए 9वां प्रश्न देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, 5 में प्रकाश की चाल कब निकालनी है आपको, कब हो जाएगी, जब यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर किस प्रकार बदलती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बढ़ जाएगी। अगर कांच में हम प्रकाश की चाल देखें तो हमेशा बढ़ जाएगी। अगर हम वहीं प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बात करें तो क्या होती है, अपवर्तित रहेगी। तो प्रकाश की तीव्रता होगी हमेशा क्या रहेगी, अपवर्तित रहेगी। और देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल पर क्या तरंगदैर्घ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निर्वात जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल पर तरंगदैर्घ्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब देखिए आगे बात करेंगे। यदि n अपवर्तनांक के कांच से, ठीक है, यदि n अपवर्तनांक के कांच से लैम्डा तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण गुजर रही है, ठीक है, यदि n अपवर्तनांक के कांच से लैम्डा तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण गुजर रही है तो n व लैम्डा में संबंध लिखिए। n और लैम्डा में क्या संबंध लिखना है, अपवर्तनांक n तरंगदैर्घ्य लैम्डा में संबंध निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा सूत्र है, n बराबर a प्लस बीटा अपान लैम्डा स्क्वायर, जहां a तथा b क्या है, हमारे नियतांक होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या है, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोगों में फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो, बीटा हो, तो संपूर्ण प्रयोग को जल में रखने पर फ्रिंज की चौड़ाई हो जाती है। तो क्या हो जाती है, देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1/3 गुनी, 1/9 गुनी, 3 गुनी या 9 गुनी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर डी लैम्डा अपान डी बराबर क्या है, W बराबर क्या है, 1/d होता है। तो जहाँ d क्या है, द्वि स्लिटों के मध्य की दूरी, अर्थात स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर देने पर फ्रिंजों की चौड़ाई 1/3 गुनी रह जाती है। ठीक है, कितना रह जाती है, 1/3 गुनी रह जाती है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VIP प्रश्न है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ते रहना है। ठीक है, देखिए देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, देहली जो आवृत्ति होती है उससे क्या समझते हैं, तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश से वह न्यूनतम आवृत्ति, जो प्रकाश की आवृत्ति होती है उससे वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण वस्तु के पृष्ठ से
प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। अगर हम इससे कम आवृत्ति लेते हैं तो प्रकाश के धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो फोटॉन की ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है? P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? E/c। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा? E/c, जहाँ E क्या है? ऊर्जा है, C क्या है? प्रकाश की चाल है, निर्वात में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली वाली, यह फार्मूला हमारा हो जाएगा, इसी से आपको निकाल लेना है, संबंध जो है निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो अगला हमारा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। यानी कि जो संकेत इसमें दिए गए हैं उन संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण जो होता है हाफ mv² अधिकतम बराबर HV माइनस HV0, यानी कि H कॉमन ले लेंगे इसमें तो V माइनस V0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? V अधिकतम क्या है? उत्सर्जित प्रकाश अथवा फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। जो हमारा V अधिकतम है उत्सर्जित प्रकाश अथवा फोटो इलेक्ट्रॉनों का जो अधिकतम वेग है वो चीज़ दिया गया है। उसके बाद देखिए जो H है हमारा प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक है। तथा V0 धातु की देहली आवृत्ति है। V0 क्या है? धातु की देहली आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को शेयर कर देंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आपको डेली का डेली रिवीजन करना है। जो भी वीडियो प्रोवाइड करें उसके क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है और अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यम द्रव्यमान के कण के साथ, ठीक है, यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, यानी कि यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा का संबंध इसकी गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है कि यम द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा का संबंध इससे गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। तो देखिए गतिमान कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? क्या होती है? के होती है। के पद में दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है? लैम्डा बराबर क्या होता है? H/√2m के होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका फार्मूला हो गया जो कि आपके लिए यानी कि क्या हमें लिखना था? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा और द्रव्यमान कण यम और उसके जो इसकी गति ऊर्जा के है इसके पदों में क्या लिखना है? सूत्र लिखना था। ठीक है, यच क्या है? यहाँ पे प्लांक नियतांक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं। लुईस दे ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। लुईस दे ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए जो लुईस दे ब्रोगली थे उनके तरंग की अवधारणा का व्याख्या करना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हो सके या 95+ की तैयारी करने के लिए आपको चैनल पर जुड़ना होगा और अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, देखिए दे ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि जिस प्रकार जो विकिरण तरंग होता है जो जिस प्रकार अनुसार यानी कि दे ब्रोगली के अनुसार क्या होता है? जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी जो हमारी विकिरण होती है वह तरंग तथा कण के लाक्षणिक गुण को प्रदर्शित करती है। ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों को भी तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। अर्थात गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसे दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है। मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। हमारा जो मूल कण होता है उससे क्या तात्पर्य है? प्रतिकण से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक कण का एक एक उदाहरण आपको
देना है, ठीक है। यानी कि वे कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है उन्हें मूल कण कहते हैं। यानी कि वे कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है मूल कण कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो निर्माण होता है स्वयं से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने में आप में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक चार्ज है। यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दें तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कणों को एक दूसरे का प्रतिकण कहते हैं। मतलब ऐसे दो कण जो आपस में मिलकर आपको क्या करें, ऊर्जा प्रदान करें, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रतिकण का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिट्रॉन, ये एक कण दूसरे से मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक ही प्रतिरूप होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी के तार में 2 मिलीलीटर यानी 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। विभवमापी की विभव प्रवणता क्या होगी। अब देखिए जो विभव प्रवणता होती है के इक्वल टू आई इंटू रो होती है, जहाँ आई क्या है, हमारी धारा है। और अब देखिए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का मान हमने देखे दिया है 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले, ठीक है। प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध हमारा दिया है 5 ओम, और जो लंबाई है कितना है, एम एल, यानी कि 2 ml है, 2 मिली एम्पियर है, ठीक है। 2 ठीक है। तो तार में क्या है कि 2 ml एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए 2 मिली एम्पियर की धारा, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो, 2 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से धारा का मान निकालेंगे, आई इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। अब तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो होता है रो इज इक्वल टू 5/5 बराबर 1 ओम प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए के की बात करते हैं तो के बराबर क्या निकल कर आएगा हमारा, तो के की बात करेंगे तो के देखिए क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ और यहाँ से अगर निकालेंगे इसको टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही चीज़ हमें निकल कर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब देखिए आगे जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, व्हीट स्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है। तो व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों प्रतिरोध एक ही कोट के होते हैं, क्या होते हैं, एक ही कोट के होते हैं, तो यहाँ सर्वाधिक सुग्राही होता है, ठीक है। अब देखिए व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन के सिद्धांत की शर्त लिखिए। तो व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध निम्न है, P/Q = R/S, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट अपने साथियों को जोड़ना है ताकि आपको हम बेहतर से बेहतर अच्छी तरीके से पढ़ाई दे सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।